नमस्कार साथियों, मैं सुमित सर आप सबका न्यू स्टडी 14 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ठीक है, मैं आज क्लास 10 का विज्ञान का पहला चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें जो अभी आपका है चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है। कोई भी पदार्थ है ना, तो वो निरंतर परिवर्तन करता ही रहता है, उसमें कुछ न कुछ निरंतर परिवर्तन यानी लगातार परिवर्तन होता रहता है। यानी कोई पदार्थ है तो उसमें कुछ न कुछ हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जैसे वो परिवर्तन आपका अस्थायी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, उत्क्रमणीय हो सकता है, अनुत्क्रमणीय हो सकता है। ठीक है, तो अस्थायी और अस्थायी परिवर्तन देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इसी में आपका भौतिक रासायनिक परिवर्तन आएंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन देखिए क्या होता है। भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में देखिए क्या होता है। इसमें ना आपका ये अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, यानी इसमें जो भी परिवर्तन होगा अस्थायी होगा। यानी इसका एग्जाम्पल देखिए, अस्थायी परिवर्तन। तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का एक टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, उसको क्या करेंगे, अगर गर्म करेंगे, अगर बर्फ़ के टुकड़े को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा यानी जल बन जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, उसको चाहे बर्फ़ बनाना तो उसको ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। यानी ये अस्थायी परिवर्तन है, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े से पानी, पानी से फिर बर्फ़ बना सकते हैं आप। और वही अगर वहाँ पे, तो देखिए अगर पानी बर्फ़ से क्या बना, बर्फ़ से पानी बना, पानी से आपका भाप बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये गर्म होगा तब, ये गर्म होगा तब। ठीक है, ये गर्म होगा तो अब यही अगर उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे ठंडा करना शुरू कर दीजिए। ठंडा ठंडा करेंगे तो क्या मिलेगा, ठंडा करेंगे तो भाप से जल बन जाएगा, और जैसे इसको और ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। यानी अस्थायी परिवर्तन है। देखिए बर्फ़ से पानी बनाए, पानी से बर्फ़ बन सकता है ठंडा करेंगे तो। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं। अस्थायी परिवर्तन यानी कि बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़ बन सकता है। अगर वही रहता कि बस अस्थायी परिवर्तन है, तो अस्थायी का मतलब अगर पानी बन गया तो बर्फ़ नहीं बना सकते। पानी बन गया एक बार तो बर्फ़ नहीं बना सकते हैं। अगर बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़ बना सकते हैं, यानी कि अस्थायी परिवर्तन है। यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से पहले रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आशा करते हैं क्वेश्चन ये आपका परिवर्तन समझ में आ गया। भौतिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन का मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं उसका। ठीक है, फिर उससे फिर उसी रूप में कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखिए बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़ बन रहा है, तो ये आपका अस्थायी परिवर्तन होगा, यानी भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अब रासायनिक देख लेते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन आपका अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आप या हम जो भी हैं, हम खाना खाते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं, वो पच गया। अब वो पच गया तो फिर भोजन तो नहीं बन सकता ना, वो भोजन नहीं बन सकता। यानी एक बार परिवर्तन हुआ तो दोबारा उसका परिवर्तन नहीं कर सकते पहले वाला फॉर्म में। ठीक है, पहले वाले रूप में। और इसका एक और एग्जांपल अलग से ले सकते हैं। जैसे गेहूँ खेत में बोया जाता है, या फिर आप बीज लगाते होंगे किसी भी पौधे का, तो देखें एक बार अंकुरित हो गया तो फिर वो बीज बन सकता है उसी फार्म में। उसी से देखेंगे जो बीज को आप गाड़े हैं उसको उस फार्म में नहीं ला सकते। एक बार अंकुरित हो गया तो फिर दोबारा नहीं जम सकता, एक बार जम गया तो जम गया। जैसे अब देखिए इसका सीधा से एक सिंपल एग्जांपल है, दूध से दही बनना। दूध से एक बार दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक है, दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता। यानी कि ये अस्थायी परिवर्तन, एक बार परिवर्तन हो गया दोबारा परिवर्तन होगा ही नहीं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है, उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आप लिख सकते हैं भोजन का पचना, भोजन का पचना, साबुन बनाना। जैसे साबुन बनता है, एक बार साबुन बन गया तो फिर वो दोबारा केमिकल बन सकता है क्या? नहीं। साबुन का बनना, बीज का अंकुरित होना, बीज का अंकुरित होना, अंकुरित होना आदि बहुत से हैं। ठीक है,
जैसे हम आप सांस भी लेते हैं तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। ठीक है, एक बार जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन ले लिए तो फिर ऑक्सीजन छोड़ नहीं सकते। ऑक्सीजन ले लिए तो ले लिए, अब अंदर से निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका होगा रासायनिक परिवर्तन। आशा करते हैं परिवर्तन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला देख लेते हैं क्या है। देखिए अब इसमें कुछ एक टॉपिक है, ये टॉपिक आपका क्या है, देखिए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण, यानी रासायनिक परिवर्तन कब कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या दिखते हैं। ठीक है, तो पहला आपका होगा अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी वो जिस अवस्था में था उस अवस्था से हट भी सकता है, उस अवस्था में भी रह सकता है, उस अवस्था से हट भी सकता है। जैसे आपका बर्फ़ लिए थे, बर्फ़ का टुकड़ा लिए थे, अब उसको क्या किए, वो ठोस अवस्था में था, उसको अगर गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में आ जाएगा, यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, द्रवीय अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे उसका रंग भी बदल सकता है। जैसे देखिए बर्फ़ को ले लीजिए, बर्फ़ आपका ठोस अवस्था में है तो क्या होगा, सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, बर्फ़ सफ़ेद दिखता है। और यानी कि वो सिल्ली, जो सिल्ली होता है उसको कहते हैं, तो वो बर्फ़ जो है सफ़ेद दिखता है, अब वो ठोस अवस्था में था, अब उसका क्या होगा, रंग में परिवर्तन है। अगर उसको ठंडा गर्म कर देंगे तो द्रव बन जाएगा, यानी जल द्रवीय फॉर्म में आ जाएगा, द्रवीय रूप में, तो आपका उसका रंग भी बदल जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद गैस का निकलना, जैसे अब देखिए इसको अगर गर्म करेंगे तो भाप निकलती है, तो आपका गैस भी हो सकता है। ठीक है, गैस भी निकलेगी और तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। ये आपका चारों मिल सकता है, रासायनिक अगर अभिक्रिया हुई है तब ये चारों मिलेगा। ठीक है, अब फिर इसको देख लेते हैं आगे। जैसे देखिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसमें जो भी रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों की अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं अभिकारक। जैसे कोई भी पदार्थ ले लीजिए, अगर वो अभिक्रिया कर रहे हैं आपस में, दो या दो से अधिक ले लीजिए, तो दो या दो से अधिक जब पदार्थ लेते हैं तो जब वो आपस में अभिक्रिया करके कुछ नया उत्पाद बनाते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो जिन पदार्थों की अभिक्रिया से, ठीक है, जिन पदार्थों की अभिक्रिया आपस में करके कोई नया बनाए हैं, कुछ नया बनाए, तो जो पदार्थ मिलकर नया बनाए वो अभिकारक कहलाएंगे, और जो बना है वो उत्पाद कहलाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, जो पदार्थ मिलकर कुछ नया बनाए हैं वो अभिकारक कहलाएंगे, और जो बना है वो उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला, आगे क्या है देखते हैं। अभिकारक उत्पाद समझ में आ गया, जो मिलकर बनाएंगे वो अभिकारक कहलाएंगे, जो बनेगा वो उत्पाद कहलाएगा। जो मिलकर यानी अभिक्रिया बनाएंगे, जो अभिक्रिया करेंगे आपस में मिलकर वो अभिकारक कहलाएंगे, और जो बनेगा वो उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। देखिए अब क्रियाएँ क्या होती हैं। अब क्रियाएँ वे क्रियाएँ जिनमें पदार्थों के संगठन और गुणों तथा संरचना में परिवर्तन, यानी कि क्रिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, वे ऐसी क्रियाएँ होती हैं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों और संरचना में परिवर्तन होता है। संगठन होगा, संगठन में परिवर्तन होगा, और गुणों में परिवर्तन होगा, तीसरा संरचना में उनके परिवर्तन होगा, तो वो क्रियाएँ ही कहलाएंगी रासायनिक अभिक्रियाएँ। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएँ, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएँ कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो नाभिकीय होगी, नाभिकीय रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, दूसरा हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, पहला नाभिकीय अभिक्रिया हो जाएगी, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ध्यान से सुनिए, इसमें कौन भाग लेता है, इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, और इसमें क्या होता है, परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कौन, परमाणु के नाभिक भाग लेगा, परमाणु के नाभिक
भाग लेते हैं और इसमें परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें परमाणु एक दूसरे रूप में बदल सकते, मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु के रूप में बदल जाता है, इसमें परमाणु बदलता ही नहीं है। ठीक है, पर नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणु का रूप एक रूप से दूसरे परिवर्तित हो जाता है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक भाग लेता है और रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। ठीक है, अब इसको मिटा लेते हैं, फिर देखते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है। ये जानना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है, तो उसको देखते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, तो इसको देखिए, सीधा सा समझने का एग्जाम्पल है। जैसे आपका जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो होती क्यों है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो होती क्यों है इसलिए देखिए, एक मान लीजिए यही आपका है, ये आपका मार्कर है, इस ऊपर है। ठीक है, इसको हम कुछ ऊंचाई पर रखे हैं, तो अब इसको देखेंगे, अगर मान लीजिए इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है। अब इसको अगर छोड़ देते हैं तो नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो नीचे सब ऊपर जाने में इसको बल लगाना पड़ेगा, यानी ऊपर आए तो अस्थायी है, यानी स्थितिज ऊर्जा अधिक है। वही नीचे आएगा स्थितिज ऊर्जा खत्म हो जाएगी, यानी ये आपका स्थिर हो जाएगा। यानी कि देखिए, कोई चाक का टुकड़ा लीजिए, कोई चाक लीजिए, मान लीजिए ये ऊपर आपका चाक है, यहाँ पे आपका ऊंचाई पे है, तो स्थितिज ऊर्जा का आपका फार्मूला mgh है। तो एच है यहाँ पे, कुछ ऊंचाई पे है। ठीक है, तो कुछ ऊंचाई पे है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, यानी कि इसकी ऊर्जा अधिक है, तो ये अस्थाई, यानी कि अस्थाई बहुत ही कम है, मतलब जितनी ऊंचाई पर रहेगा वो अस्थाई कम है। और यही अगर नीचे आ जाएगा तो अस्थाई हो जाएगा, यहाँ पे गिर के आ जाएगा तो। ठीक है, यानी कि समझने का यही देखिए, मान लीजिए यहाँ से देखिए एक हौज बना लीजिए। ठीक है, एक ये वाला है, इन दोनों में ये दोनों एक बराबर में रहने का। ठीक है, ऐसे है, इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको समझिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें थोड़ा सा पानी है। अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें तो अब क्रिया होगी कि नहीं, देखिए सीधा सा, इसमें ज़्यादा पानी है तो किधर पानी जाएगा, इधर, यानी कि इसमें ज़्यादा पानी है तो किधर जाएगा, कम पानी की तरफ, और ये कम पानी इधर तो जाएगा नहीं, यानी दोनों आपस में बराबर होने के लिए अब क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें का पानी और इसमें का पानी जब बराबर हो जाएगा तो देखेंगे ना इधर का पानी इधर जाएगा, ना इधर का पानी उधर जाएगा, यानी एक में कम है एक में ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो कम को देकर अपने बराबर करेगा। ठीक है, तो इसलिए अभिक्रिया होती है। जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो जैसे मान लीजिए जैसे अस्थाई वाला बताया ना, और अगर अधिक ऊर्जा होगी तो कम अस्थाई होगा, तो वो अस्थाई बनना चाहेगा तो वो अपनी ऊर्जा कम करेगा। यानी कि ये चाक वाला समझाए थे, इसे देखिए चाक है ऊपर, तो इसकी स्थिति ऊर्जा अधिक है, तो इसकी ऊर्जा जब कम होगी तो ये मतलब अधिक है तो कम अस्थाई है, अगर यही स्थिति ऊर्जा कम हो जाएगी तो ये अधिक अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए, मान लीजिए आपका परमाणु है, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कोश वाला इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक से बहुत ज़्यादा दूर होता है, यानी कि इसकी जो घूमने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, ये चंचल होता है, कभी भी निकल सकता है। ठीक है, कभी भी निकल सकता है, तो इसका जो गतिज ऊर्जा होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, दूसरे वाले से कनेक्ट करके आपका लेन देन करके वो बराबर कर लेगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया करेगा। ये फ्री रहता है, इसलिए ये ज़्यादा फ्री रहता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, आशा करते हैं रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। रासायनिक अभिक्रिया में देखिए क्या होता है, कम अस्थाई, यानी कि ऊर्जा अधिक होगी तो कम अस्थाई होगा, ऊर्जा कम रहेगी तो अधिक अस्थाई होगा, यानी अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऊर्जा अधिक है तो कम अस्थाई, ऊर्जा कम है तो अधिक अस्थाई, तो अधिक अस्थाई बनने के लिए आप रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, यानी आप मान लीजिए सर्विस पा गए, जॉब पा गए, नौकरी पा गए, तो आप अधिक अस्थाई होंगे, अब किसी दूसरे पर डिपेंड है तो कम अस्थाई होंगे, तो आप यही बनना चाहेंगे ना कि हम अधिक अस्थाई हों, यानी अस्थायित्व प्राप्त कर लें, यानी हम नौकरी पा जाएँ। ठीक है, तो अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया
होती हैं। ठीक है, आशा करते हैं रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आएगा। फिर आगे चलते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण को मान लीजिए आप लिखेंगे, अगर शब्दों में लिखें तो बहुत ज़्यादा वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण जैसे यहाँ पे देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने पर जिंक सल्फेट और जल बनता है। ठीक है, तो ऐसे अगर शब्दों में लिखेंगे कि जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने पर जिंक सल्फेट और जल बनता है, तो बहुत ही लंबा, शब्दों में बहुत लंबा हो जाएगा। इसको संकेत वर्ड में या फिर ऐसे लिखें शॉर्टकट में, यानी संक्षिप्त रूप में लिखें, शॉर्ट फॉर्म में लिखें, तो वही आपका रासायनिक समीकरण कहेगा। यानी संक्षिप्त रूप में लिखने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जो भी आपकी अभिक्रिया होती है उसको अगर संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में मिल गए, क्रिया की क्या बना, जिंक सल्फेट और जल बना। तो देखिए जो यहाँ पे बताया था ना, जो आपस में भाग करके जो बनाएंगे पदार्थ नया, तो जो मिलकर आपस में क्रिया करी वो अभिकारक हो गए, और जो बना वो उत्पाद हुआ। जो मिलकर अभिक्रिया करके बनाए जो भी नया पदार्थ, तो अभिकारक कहलाएंगे, जो बना वो उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण क्या होता है ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, और जो भी आपका उत्पाद बनेगा उसको ऐसे लिखेंगे, तो ये आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे, यानी कि देखिए जो भी आपका प्रतीक होगा यानी संकेत होगा और सूत्र होंगे, उनको रासायनिक प्रक्रिया में संक्षेप में लिखेंगे, वही आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे देखिए Zn यानी कि जिंक, और यानी जिंक ऑक्साइड हो गया, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों मिलेंगे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और जल बनेगा। यानी कि इनको हम क्या कहेंगे, संकेतों में जो लिखेंगे, यानी कि प्रतीकों और संकेतों द्वारा रासायनिक समीकरण के संक्षेप में व्यक्त करना ही समीकरण कहलाता है। यानी देखें, संकेतों या अणुसूत्रों, संकेतों या अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक समीकरण को व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि संकेतों या प्रतीकों या फिर कह सकते हैं अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। फिर से सुनिए, संकेतों या प्रतीकों या अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए जिंक का संकेत Zn, वो जो है ऑक्सीजन का है, सल्फ्यूरिक अम्ल का ये वाला है, और वो जिंक सल्फेट बना और जल बना, तो ये आपका उत्पाद हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, ये आपका अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, अभिकारक, तो जो अभिक्रिया करके बनाएंगे पदार्थ वो अभिकारक कहलाएंगे, जो पदार्थ बनेगा उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वो अभिकारक, जो बनेगा वो उत्पाद। ठीक है, इसको मिटा लेते, चलते हैं आगे। देखिए रासायनिक समीकरण का महत्व और इस रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण और उसका महत्व देखेंगे। तो देखिए रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है और रासायनिक समीकरण संतुलित क्या है। तो जैसे देखिए कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा गया, जैसे इधर देखिए इस वाले में देखिए एक तीर है, इस तीर के ये दाएं तरफ है और ये बाएं तरफ है, तो इधर जितना है उतना इधर भी होना चाहिए परमाणु। जैसे इसने मैग्नीशियम का देखिए जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, और जितना इधर है ऑक्सीजन का उतना इधर ऑक्सीजन का होना चाहिए। यही आपका रासायनिक समीकरण का महत्व है कि दोनों तरफ आपका बराबर होना चाहिए। अब देखिए कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसमें देखिए यहाँ पे देखिए कि जो भी इधर परमाणु है वो परमाणु इधर होना चाहिए, यानी उतना ही मात्रा में होना चाहिए। जैसे 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन इधर भी होना चाहिए, एक मैग्नीशियम इधर है तो एक मैग्नीशियम इधर होना चाहिए। तो इसमें देखिए ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो एक कंकाली कहलाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। इसमें देखिए कम है, यानी कि इसको हम कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। यानी कि
दोनों पक्षों में यानी कि इधर भी और इधर परमाणु की संख्या समान है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। यदि समान नहीं है तो कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। फिर से सुनिए, यानी दोनों पक्षों में रासायनिक है जो भी तत्व परमाणु हैं, ठीक है, उनके रासायनिक जो भी आपका यहाँ पे देखिए परमाणु है ना, तो दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या समान है तो संतुलित कहलाएंगे, समान नहीं है तो कंकाली कहलाएंगे। समान है तो संतुलित, समान नहीं है तो कंकाली, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो रासायनिक देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे क्या करेंगे, तो इसमें देखिए जिन रासायनिक समीकरणों के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या, यानी कि जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी रासायनिक समीकरणों का, उसका दोनों पक्षों के तत्व की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, यानी उनमें प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर बनाने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। यानी देखिए इधर और इधर दोनों पक्षों में अगर परमाणु संख्या समान नहीं है, दोनों इधर का परमाणु और इधर का परमाणु समान नहीं है, तो इनको समान करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, समान नहीं है तो समान करने की प्रक्रिया को ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं, ठीक है। इसमें एक अनुमान विधि होती है। अनुमान विधि में देखिए क्या होता है, सबसे पहले रासायनिक समीकरण का कंकाली ढांचा तैयार करते हैं, यानी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जितना कम रहेगा उसको गुणा करके हम मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपका देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण से ज्ञात होने वाले तथ्य, रासायनिक समीकरण से, अब इसमें लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो इसमें देखिए रासायनिक समीकरण से ज्ञात होने वाले तथ्य क्या हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों के नाम और उनके प्रतीक सूत्र पता होने चाहिए। रासायनिक समीकरण को ज्ञात होने वाले तथ्य, पहला रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के नाम पता होना चाहिए, दूसरा और सूत्र पता होना चाहिए, संकेत पता होना चाहिए, ठीक है। पदार्थ का नाम, संकेत और सूत्र पता होना चाहिए। उसके बाद अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणु और अणुओं की संख्या पता होनी चाहिए। परमाणु या अणु की संख्या पता होनी चाहिए, तभी आपको रासायनिक अभिक्रिया कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कमियां में देख लीजिए, रासायनिक समीकरण की कमियां क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में की गति, यानी इसकी जो गति है वो भी आपकी एक कमी है, गति ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। दूसरा आपका क्रिया के पूर्ण होने में लगा समय भी लगेगा। तीसरा है क्रिया कारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। क्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरकों की जानकारी यानी ज्ञान होना जरूरी है। क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन या अवशोषण होने की स्थिति, और क्रिया में प्रकाश ध्वनि उत्पन्न होते हैं या नहीं होते हैं, उससे ये भी कमियां हैं, ठीक है, इसके रासायनिक समीकरण की। अब देखिए रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत, तो इसको मिटा लेते हैं, अब इसको देख लेते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत, देखिए अगर गैस अवस्था में है तो जी लिखा रहेगा ब्रैकेट में ऐसे करके स्मॉल जी रहेगा, अगर द्रव अवस्था में है तो एल लिखा रहेगा, और जलीय अवस्था में है तो ए क्यू लिखा रहेगा स्मॉल में, ठीक है, और ठोस अवस्था में तो स्मॉल में ब्रैकेट में यस लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखे हैं, जैसे में आपका देख लीजिए यहाँ पे यानी सोडियम जो है ठोस अवस्था में है, प्लस जल यानी H2O द्रव अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है। इससे देखिए क्या बना है, NaOH बना है जो जलीय अवस्था में है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनी है H2 गैस अवस्था में, ठीक है। तो आपका ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, जलीय अवस्था में है, ये आपका गैस अवस्था में, ठीक है। ऐसा करते हैं, आपका देखिए गैस अवस्था का जी होगा और द्रव अवस्था का यल होगा, जलीय अवस्था का ये क्यू होगा और ठोस अवस्था का यस होगा, ठीक है। संकेत बहुत ही काम आते हैं, अगर इसको ध्यान दिए रहेंगे तो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी किस अवस्था का, नहीं तो ऐसे बस सिंबल दे देगा, आप कंफ्यूज क्या दिया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।